गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है ना ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो है ना डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग जो है ना रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम प्रासरण तथा एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि इफ़ द प्रेशर larger than the osmotic pressure is applied to the solution, then pure solvent flows out of the solution through SPM due to which direction of osmosis is reversed। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम किसी मतलब सिस्टम में अगर हम प्रेशर जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि ये हमारे सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि वो रिवर्स हो जाता है। जैसे ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप ये समझिए इस चीज़ को। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, सी वाटर है, और सी वाटर जो होता है वो काफ़ी मतलब एज ए सोल्यूशन है जिसके अंदर में बहुत सारे सॉल्ट, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे मतलब बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह ये सब जो है ना इसके अंदर में मिक्स होता है। तो हम लोग करते क्या हैं कि जैसे मतलब सी वाटर को ले लिए और इधर को अगर आपका प्योर वाटर है तो नॉर्मल कंडीशन में जो देखा जाता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो आपने देखा होगा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो रहा था, जिसे हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहते थे। और ये नॉर्मल कंडीशन में है। और होता क्या है कि जब हम इस पर अगर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जब इस पर हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं इस सॉल्यूशन पे, तो होता क्या है कि इस सॉल्यूशन से जो प्योर सॉल्वेंट है, दैट मीन्स कि अगर ये वाटर की बात करें तो ये वाटर जो है ना यहाँ से अपने आप को क्या होता है, रिवर्स हो जाता है और इधर आपका प्योर वाटर एक साइड को मतलब उल्टा प्रोसेस होने लगता है और फिर हम उसको टैप वाटर के थ्रू उसको क्या करते हैं, आउट कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ पे बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि जैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर जो ट्रैवल हो रहा था यानी जो आपको जा रहा था तो वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहलाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, दैट मीन्स कि उल्टा हो रहा है। अब ये उल्टा ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो होगा नहीं, इसके लिए हम लोगों को एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है और वो कंडीशन होता है प्रेशर का। तो प्रेशर अगर हम इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते चले गए तो होगा क्या कि धीरे पहले तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुकेगी और एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हम इस पर लगाना शुरू कर देते हैं तो इस सॉल्यूशन से जो प्योर सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट आपको रिवर्स हो जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रेशर लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा होगा तभी ना आपका क्या कहते हैं कि रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, सॉल्यूशन पे, देन प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। तो जैसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इस सॉल्यूशन पे लगा दें तो होता क्या है कि ये यहाँ से जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्लो होना चाहिए वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और ठीक यही प्रोसेस जो है आपको आरओ प्लांट वगैरह में लगाया जाता है। आरओ प्लांट में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं, उस सिलेंडर के अंदर में आपको मेम्ब्रेन होता है और वो मेम्ब्रेन जो है ना मतलब कई सिलेंडर होता है। तो सबसे पहले जो है ना आपको वाटर जो होता है मतलब एक सिलेंडर में गया, वहाँ से जो है ना आपको जो ग्रेवल्स जो सैंड या मिट्टी, रेत, ये सब जो है मोटे मोटे जो पार्टिकल्स है उसको फिल्टर कर देता है। फिर दूसरे सिलेंडर में जाता है तो उससे जो बारीक वाला जो होता है उसको फिल्टर कर देता है और फिर उसके बाद तीसरे कंडीशन में जाता है जहाँ पंप से जो है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है और उसके बाद वहाँ से प्योर सॉल्वेंट को जो है ना मतलब इसको निकाल लिया जाता है और वो टैंक में जमा हो जाता है। और बाकी जो वेस्टेज बच जाता है या कुछ सॉल्यूशन का जो पार्ट बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, दूसरे पाइपलाइन से उसको अलग कर देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है आपको डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर।
जो समुद्र के पानी से पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए, या अब देखिए बहुत सारा कंट्री में पोर्टेबल वाटर की कमी हो जाती है, पीने का पानी जो होता है वो बहुत स्कार्सिटी हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि समुद्र के पानी को डिसलाइनेशन की प्रोसेस करते हैं, और ये डिसलाइनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें कंप्लीट जो है ना यही फंडामेंटल यूज़ किया जाता है, जिसको हम आरओ प्लांट के नाम से जाना जाता है, या कभी कभी उसको हम डिसलाइनेशन प्लांट भी कहते हैं। तो ये इसी प्रोसेस से जो ना उसको क्या करते हैं कि हम समुद्र के पानी से जो ना पीने योग्य पानी जो है आपको पोर्टेबल वाटर के रूप में उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। ये एक भारत की संस्कृति में अगर देखा जाए तो एक बहुत परंपरागत प्रक्रिया है, बहुत जो है ना ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो है ना लोग स्टार्टिंग में, क्योंकि 1980 के बाद जो है ना ये टेक्नोलॉजी जो है ना आरओ की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर में काफ़ी विकसित हुई थी, लेकिन उससे पहले जो है ना यहाँ पे ये मशीनें नहीं तैयार की जाती थी, क्योंकि जो है ना मेम्ब्रेन जो है मतलब बनाने वाली जो कंपनियाँ थी वो बाहर के देशों में थी। लेकिन अब हमारे भारत में भी जो है ना इसका बहुत अच्छा प्रचलन हो गया, और अब तो हर घर में आरओ प्लांट का यूज़ किया जाता है, और उससे जो है ना पोर्टेबल वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जितने भी मतलब इधर सलाइन वाटर हो, या मतलब रिवर वाटर हो, या आपको लेक वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, इन सब से भी हम चाहें तो इस मेथड से, इस प्रोसेस से, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से पोर्टेबल वाटर यानी आप पीने के योग्य पानी को निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के डेट में मतलब गांव देहात से लेकर के और शहर तक जो ना हर जगह पे इसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना आरओ प्लांट को लेकर के लॉन्च किया है। इससे जो ना जिसे हम आप क्या कहते हैं कि प्योर वाटर, जो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, और बहुत सारे जो ना जो हार्मफुल इसके अंदर में जो मिनरल्स है उसको भी जो ना साइड कर दिया जाता है। बहुत सारे जो ना आपको जो आयंस है जो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है, उससे भी हम इसको क्या करते हैं कि आउट कर देते हैं, और जो एकदम प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको हम लेकर के यूज़ कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि जो नॉर्मल नहीं हो। तो नॉर्मल कंडीशन में जो चीज़ें होती है वो नहीं रहने पे उसको हम एबनॉर्मल केस कहते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये कि इन सम केसेस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेविएटेड फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स जब एसोसिएट करता है या डिसोसिएट करता है, देखिए एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स जो है ना, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर एसोसिएट कर जाता है, जुड़ जाता है, यानी कंबाइंड हो जाता है, या कोई मॉलिक्यूल्स है जो टूट जाता है किसी भी कंडीशन में जाने के बाद, और वो टूट करके जो ना मतलब बिखर जाए, तो समझ लीजिए कि वो डिसोसिएशन की प्रोसेस हो रही है। तो एज यू नो दैट कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटेगा। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मोलर मास की वैल्यू घटेगी तो कोलिगेटिव। सो आप कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हायर और लोअर वैल्यू ऑफ मोलर मास इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कि जब मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेगा तो वो उसका जो मोलर मास है वो हाई हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएट करता है तो उसका जो मोलर मास है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब मतलब अगर हम केस देखें, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन, तो बेंजीन के केस में अगर एसिटिक एसिड को लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, एसोसिएट कर जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो एसिटिक एसिड गेट्स एसोसिएटेड, सो इट्स ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास इज 120। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे एसिटिक एसिड के हम दोनों दो मॉलिक्यूल्स लिया, जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स लिए तो वो क्या करता है, अपना एक डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है ना उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया हुआ है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
तो ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। एक मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड का ये वाला पार्ट है और दूसरा वाला ये वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक एसोसिएशन हो जाता है, जिस दो मॉलिक्यूल्स जब एक साथ एसोसिएट कर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइमर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम डाइमेराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर मास है यानी जो मोलर मास है वो 60 है, लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ जाता है तो इसका जो है ना हो जाता है कितना, 120। यहाँ पे देखिए 120 इसका मोलर मास हो जाता है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी तरीके से अगर देखें KCl के केस में, KCl जो है ना अगर डिसोसिएट करता है यानी टूटता है कहाँ, यानी जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, 37.25 हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ देखिए कि KCl जो है ना डिसोसिएट कर रहा है और डिसोसिएट करके K+ और Cl- में यानी केटायन और एनायन में क्या हो रहा है, टूट जाता है। तो KCl का जो मोलर मास है वो हमारा कितना, 74.5। जब ये टूट जाएगा दो पार्ट में तो इसका हाफ हो जाएगा ना, मतलब कहने का कि 37.25 पोटेशियम आयन और 37.25 आपको जो है ना इसका मतलब कि क्लोराइड आयन, तो ये आपको हाफ हो जाता है। सो इस तरीके से हमने देखा क्या कि एसिटिक एसिड के केस में एसोसिएशन होने के चलते मोलर मास हायर हो गया, हाई लेवल पे चला गया, और KCl के डिसोसिएशन से इसका जो मोलर मास है वो क्या हो गया, हाफ हो गया यानी घट गया। तो ये जो हायर या लोअर वैल्यू ऑफ मोलर मास है, ये जो ऑब्जर्व किया गया वो आपको एसोसिएशन का केस और डिसोसिएशन का केस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इन चीज़ों को अगर हम देखें कि ये ऑब्जर्व वैल्यू जो है इसको करेक्ट किया गया किसके थ्रू, ये मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ में, वांट ऑफ फैक्टर। तो ये वांट ऑफ फैक्टर जो है ना, मतलब जो आई है, ये वांट ऑफ फैक्टर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इसको करेक्ट किया। तो करेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब इसको किस तरीके से जो है ना हम देखेंगे कि वो सारे वैल्यूज जो है ना हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जैसे आपने देखा होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो वैल्यू सब जो आपको मिला, जैसे आपने देखा कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, पाई इज इक्वल टू CRT। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ये हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला है, ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है। इन सब के साथ में हम क्या करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर जो है यानी I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देने से ये हमारा काम यहां हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि जो नॉर्मल मोलर मास है उसका और ऑब्जर्व मोलर मास है जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद है उसका एक रेशियो है। यानी आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना मतलब वांट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, तब तक इसको आप लिख लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एबनॉर्मल मतलब मोलर मास के बाद जो है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर को याद रखिएगा, स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, उसको नोट किया जाता है, और इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा उसका और कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसका एक तरह का क्या है, रेशियो है यानी अनुपात है। तो ये अनुपात जो ना जिसको हम आई से इंडिकेट कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या जो नॉर्मल मोलर मास है और जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास होता है, तो उस कंडीशन में जो है हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से भी हम वांट ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हैं कि नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास से। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें कि वांट ऑफ फैक्टर निकालने का एक और मेथड है जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में जो लिया वो और उसके बाद है ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो पार्टिकल्स हमें प्राप्त होता है वो, तो उस दोनों का अगर रेशियो निकाले तो वहाँ से भी हमें वांट ऑफ फैक्टर जो है ना यानी आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश भी होता है, और नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है आगे वाला उसको हम लोग इसको वो करेंगे।
तो इसका आप एक बार जो है ना मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको दिक्कत होगा वो सब जो है ना फिर अपना कमेंट्स में या हमें फ़ोन करके बताइए कि क्या चीज़ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और बाकी जो ना हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग वीडियो तैयार करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।